नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 28 सितंबर आ गया है और 28 अक्टूबर और उसके पश्चात 17 नवंबर, बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके पास एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ही कम दिन हैं। अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन अच्छे से करना है आपको। फॉर्म भरना शुरू हो गया है। कल रात के 12 बजे के बाद से लिंक एक्टिवेट हो गया है बीपीएससी के वेबसाइट पर। जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था उनका OTR से आसानी से हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना ही है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, मार्क्स अपने लगाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ तो करना ही है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, तो एक काम नहीं करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर लिया कीजिए हमेशा ही। क्यों भरना चाहिए जल्दी? ताकि आप निश्चिंत होकर पढ़ाई पर केवल ध्यान दे सकें। जल्दी फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है आपको फॉर्म भरते समय ही पता चले कि कोई डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं है, तो उसको बनवाने का आपको उचित समय भी मिल सके। सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो इसी फॉर्म भरने के लिए कर रहे हैं और एग्ज़ाम पास करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कृपया करके फॉर्म जल्दी ही भरें, बाद के लिए इंतज़ार न करें। अंत में हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई डॉक्यूमेंट ही ना अवेलेबल हो, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, बीपीएससी वेबसाइट पर, वहाँ पर OTR अपना डाल कर देखिएगा, पासवर्ड और यूज़र नेम। उसके बाद का प्रोसीजर जो है वो आपको खुद भी दिखेगा। बाकी मैं आज एक वीडियो डालूंगा, इस वीडियो के पश्चात मैं फॉर्म भरने का ही वीडियो डालूंगा आपके लिए। ओके, देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर में भारी भरकम कई सारे स्तर के टैक्स वगैरह लगा दी, जिसके कारण से उम्मीद किया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो सकता है। अमेरिका ने कई सारे तरह के टैक्स लगाए हैं, ड्यूटीज़ लगा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ सहित कस्टम्स के भारी भरकम टैक्स ला दिए हैं चीन से आयातित सामानों पर, जिससे क्या हो, चीन से आयात किए जा रहे सामानों पर रोक लगाई जा सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरी सहित कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जिस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध नहीं, भारी भरकम टैक्स लगाया गया है। होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, तो देखिए, अगर मान लीजिए चीन में कोई वस्तु बनी 100 रुपये की और वो US में बिकने जा रही है। US में एक कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ही कोई कंपनी है जो उस वस्तु को बना रही है। कितने रुपए में? तो 100 रुपये में बना रही है और US के वगैरह के टैक्स के बाद से ये वस्तु 110 की बिक रही है। चाइना के ये वस्तु आ रहा है मान लीजिए, और इस वस्तु पर टैक्स वगैरह के बाद ये वस्तु भी 110 की ही बिक रही है। तो क्या होगा, फिर दोनों सामान में बराबरी पर रहेगा। या हो सकता है चीन क्या करे, अपने यहाँ के वस्तु के प्राइस में कट कर दे और ये वस्तु यहाँ पर 105 की बिकनी लग जाए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो घरेलू उद्योग है वो क्या होगा, 5 रुपये उसकी महंगी वस्तु बिकेगी, जिसके कारण से उसकी वस्तुओं को लोग खरीदने से बचेंगे। तो ये क्या होता है, किसी भी देश को अपने यहाँ के उद्योग धंधों को बचाने के लिए बाहर से आयातित सामान पर कुछ न कुछ टैक्स वगैरह लगाने पर अपने यहाँ के उद्योग को बचाया जा सके, साथ में किसी देश के डंपिंग को रोका जा सके। डंपिंग का मतलब जितने उत्पादन हुए सब सस्ते माल ले जाकर दूसरे देश में डाल दो। इससे क्या होता है, उस देश की जो निर्यातित देश होता है, जिसमें निर्यात किया जाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कई सारे तरह के लगाए हैं। अब इससे उम्मीद ये किया जा रहा है कि थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड में डिस्ट्रप्शन उत्पन्न हो सकता है। भारत ने भी बहुत सारे तरीके के इम्पोज किए हुए हैं टैक्सेशन वगैरह चीन के सामान पर, लेकिन उसके पश्चात भी भारत का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो $100 बिलियन को क्रॉस कर जाता है। 2023-24 में क्रॉस कर गया और भारत का व्यापार घाटा भी बहुत ज़्यादा है चाइना से, यानी कि हम खरीदते ज़्यादा हैं चीन से, उसको बेचते बहुत कम है हम चीन को, ठीक ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें सोचना विचारना पड़ेगा। आज हम लोग क्या दिखेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक एक होगा भारत और चीन का व्यापार, और क्यों हमारी चीन पर निर्भरता ज़्यादा है, क्यों हमारा व्यापार घाटा ज़्यादा है, कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। संरक्षणवादी नीति जो होती है, प्रोटेक्शनिज्म जिसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, संरक्षणवादी नीति जो होता है ग्लोबलाइजेशन का विपरीत होता है, जिसमें अपने मार्केट को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। दुनिया से आयातित सामान पर या दुनिया की बाहर की कंपनियों को हम क्या करते हैं, एक तरह से हतोत्साहित करते हैं अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन के द्वारा, जिससे क्या हो कि
हमारे अपने यहाँ के उद्योग धंधे फल फूल सकें। तो भारत और चीन का व्यापार भी देखेंगे हम लोग, उसको ज़रा समझेंगे। विश्व पर्यटन दिवस था कल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस था। उसके उपलक्ष्य में विश्व पर्यटन को लेकर लेख आया था, तो वो भी समझेंगे। आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है शायद, देखिएगा आज ही के दिन जन्मदिन हुआ था उनका। अगला न्यूज़ है आपका, मोइजू सेट टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ जो है अगले महीने अक्टूबर में मोइजू भारत आएंगे। उन्होंने बोला कि विल नेवर फॉलोड इंडिया आउट पॉलिसी। इन्होंने अपना जो इलेक्शन लड़ा था उसमें इन्होंने नारा दिया था इंडिया आउट, इंडिया आउट का नारा दिया था। अब ये भारत आ रहे हैं, भारत की इनको आवश्यकता है और इनको भी भारत की बहुत आवश्यकता है। जितनी हमें आवश्यकता है मालदीव की, उससे ज़्यादा मालदीव को भारत चाहिए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। दुनिया में पर्यटन के सबसे ज़्यादा लोग भारत से ही जाते हैं मालदीव। अब कम हो गए हैं, बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है मालदीव को। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए, नहीं गए। कोई हम और अब तो जाते नहीं हैं। जो अच्छे खासे कमाने खटाने वाले लोग होते हैं, खर्चे करने वाले, वही लोग जाते हैं। तो उन्होंने जब अपना यात्रा कैंसिल किया तो वहाँ के पर्यटन उद्योग को बहुत भारी नुकसान पहुँचा, जिसके पश्चात से धीरे धीरे करके मालदीव के जो विदेश नीति है उसमें परिवर्तन आया। अब इन्होंने चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर दिया, बैलेंस की नीति शुरू की है, जिसमें चीन के साथ दोस्ती को भारत के साथ भी बैलेंस कर रहे हैं ये। तो ठीक है, आने दीजिए, भारत यात्रा पर आएंगे, उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि भाई भारत और मालदीव का क्या है। ये लेबनान बॉर्डर का सीन है, लेबनान और इजराइल। आपको पता होगा लेबनान देश नहीं, लेबनान देश के साथ जंग नहीं शुरू, बल्कि हिजबुल्लाह एक संगठन है, हिजबुल्लाह, जिसको अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने आतंकवादी संगठन ठहरा रखा है। और ये जो देश है इजराइल, ये हिजबुल्लाह के साथ उलझा पड़ा है और फुल फ्लेज वॉर घोषित कर दिया इसने। बहुत सारे अटैक किए हैं, एयर अटैक किए हैं, हिजबुल्लाह के कई सारे आतंकवादी मारे भी गए हैं। मतलब माहौल पूरा क्या हो गया है, युद्ध का हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में हमास के आतंकवादियों ने गजा पट्टी से निकलकर इजराइल पर अटैक किया था और उसके 1 साल हो जाएंगे, इसी 6 या 7 अक्टूबर को ही हुआ था। उसके 1 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में। अब आप देख सकते हैं ये वॉर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये फैल रहा है, ठीक है, फैलने दीजिए। इजराइल है तो अमेरिका भी होगा वहाँ पर इन्वॉल्व। ईरान बैक करता हिजबुल्लाह को तो अमेरिका किसको करेगा, इजराइल को करेगा। ये सारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें हमें नहीं पढ़ना। यहाँ से सवाल अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो मैं वो करवा दूंगा। देखिए, आज का मुख्य टॉपिक है विश्व पर्यटन दिवस। उसके बाद से भारत चीन के व्यापार संबंध को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात और भी कुछ करंट के हम फैक्ट पढ़ेंगे। 71 बीपीएससी को लेकर अपना ग्रुप चल रहा है, 20 सितंबर से ही शुरू हुआ है। अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बच्चे जुड़ते हैं। जुड़िए, इससे आप आंसर राइटिंग सीख जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस रहता है। आंसर राइटिंग तो आपको सिखा ही दूंगा। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू ही किया है तभी ये सबसे सही समय होता है जुड़ने का। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स इसमें चीज़ें होती हैं। पहले दिन से जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं वहीं से आपको आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए, ताकि साथ में दोनों हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेबस के बाद शुरू करेंगे, इससे आपका नुकसान हो जाता है। जुड़ना हो तो बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं ऐड कर दूंगा। देखिए, आज का मुख्य टॉपिक है अपना विश्व पर्यटन दिवस 2024। सबसे पहला पीटी फैक्ट क्या हो गया भाई, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। पर्यटन और शांति थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन और शांति, इस वर्ष का थीम क्या था? वर्ल्ड टूरिज्म डे का, तो पर्यटन और शांति इस बार का थीम था। पर्यटन बहुत ही अच्छी चीज़ है जो दुनिया को आपस में कनेक्ट करती है, संस्कृति से लेकर, समाज से लेकर, लोगों से लेकर, भाषा से लेकर, खान पान, हर चीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए पर्यटन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में, प्राचीन भारत में भी अलग अलग यात्री जो हैं वो अलग अलग देशों की यात्रा करते थे और वहाँ की सभ्यता, संस्कृति के बारे में लिखते थे और अपने देश के लोगों को बताते थे। पहले तो ऐसा नहीं था इंटरनेट और ये सब चीज़ें, तो लोग फिजिकली विजिट करते थे उस देश को, फिर वहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, इन सभी चीज़ों पर आधारित किताब लिखते थे। फिर उस चीज़ को पढ़कर लोग समझते थे कि वहाँ पर एक देश है, जो देश में क्या भाषा, क्या बोली जाती है, क्या खान पान है वहाँ के लोगों का, किस प्रकार की संस्कृति है।
देखिए क्या है, पर्यटन जो है, पर्यटन 27 अप्रैल 2024 को पर्यटन और विश्व शांति, पर्यटन और शांति के नाम से थीम से मनाया गया है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे पर्यटन अंतर सांस्कृतिक संपर्क और समझ को प्रोत्साहित करके विश्व शांति को बढ़ावा देता है। आपसे यही सवाल अगर पूछ रहे निबंध लेखन में कि पर्यटन जो है ये विश्व शांति को बढ़ावा देता है, टिप्पणी कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे इस निबंध को? जरा कोशिश कीजिए निबंध लिखने की इस पर। कल भी मैंने आपको निबंध का एक टॉपिक दिया था, प्रधानमंत्री जी की ही बात मैंने समझाई थी आपको, आज भी एक दे रहा हूँ। पर्यटन और विश्व शांति ये किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, इस पर आपको निबंध लेखन करना है, करके देखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस का महत्व क्या होता है? तो विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, ये WTO से अलग है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का UN से कोई लेना देना नहीं है, UNWTO द्वारा मनाया गया था। इसका उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना था। यह दिवस वर्ष 1975 में UNWTO के कानूनों के अनुमोदन की याद मनाया जाता है। कब? तो 1975 में UNWTO के कानून का अनुमोदन हुआ था इसी तिथि को, इसलिए इसको मनाया जाता है। कृपया ध्यान में रखें, UNWTO इस संगठन के द्वारा मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। जिसके 5 वर्ष बाद संगठन की आधिकारिक स्थापना हुई थी। UNWTO आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, चालक के रूप में पर्यटन का समर्थन करता है। साथ ही पूरे विश्व में ज्ञान और नीतियों को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र का समर्थन करता है। पर्यटन जो होता है वो उन सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है। UNWTO में 160 सदस्य हैं। क्या UNWTO में UN के सभी सदस्य शामिल हैं? नहीं, केवल 160 सदस्य देश शामिल हैं। 6 सहयोगी सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक हैं, 500 से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं। 500 से अधिक संबद्ध सदस्य शामिल हैं, जिसमें संगठन भी हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें भी हो सकती है। 160 देश शामिल हैं इसमें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में है। स्पेन में मैड्रिड शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। और स्पेन में इसलिए है क्योंकि स्पेन दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला देश में से एक है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर जाते हैं, है ना। मूवी देखा होगा आपने। वार्षिक थीम, पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस एक विशिष्ट थीम और मेज़बान देश के साथ मनाया जाता है, जो पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की अद्वितीय भूमिका पर प्रकाश डालता है। 2024 में जॉर्जिया को इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेज़बानी करने का सम्मान मिला है। इस बार कौन आयोजित कर रहा है ये विश्व पर्यटन दिवस को? तो जॉर्जिया आयोजित कर रहा है। जॉर्जिया कहाँ है? किस कॉन्टिनेंट में जॉर्जिया पड़ता है? रूस वगैरह का पास में है क्या? सीमा में लगती है? कैस्पियन सागर के अगल बगल में है क्या? मैप में देखिए जरा जॉर्जिया कहाँ है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम विशेष रूप से प्रेरणादायक है, पर्यटन और शांति। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन की क्षमता पर जोर देता है और विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन और सतत संसाधन प्रबंधन में भी यह जलवायु कार्रवाई पर SDG 13 का समर्थन करने में इको टूरिज्म के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इको टूरिज्म मतलब इको फ्रेंडली टूरिज्म होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे इस तरह का पर्यटन होना चाहिए। ठीक है। पर्यटन शांति में किस प्रकार का योगदान देता है? अब यहाँ से आपके निबंध के लिए कुछ हिंट मिल जाएगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। जैसे आपने कई सारे विदेशी ब्लॉगर देखे होंगे जो भारत में घूमते रहते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते, भारत के खान पान, भारत की संस्कृति, भारत के नृत्य के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो क्या है? कल्चरल आदान प्रदान हो रहा है। कल्चरल दृष्टिकोण से हम समझ रहे हैं कि भाई दुनिया हमें किस नज़रों से देखती है और हम किस नज़रों से दुनिया को देखते हैं। इसी प्रकार का ब्लॉग आपको दुनिया भर के देशों का मिल जाएगा आजकल। तो क्या है? पर्यटन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद करता है। अब यहाँ कोई पर्यटक आए, वो यहाँ से साड़ी खरीद कर ले गए या कुर्ता पजामा खरीद कर ले गए या भारतीय परिधान खरीद कर ले गए, तो उसका क्या होगा? वहाँ पर ले जाएंगे तो हो सकता है कि 4 ऑर्डर और मिल जाए। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान ही तो हुआ नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण होता है। आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 10% का योगदान देता है। 10% बहुत होते हैं गुरु। वैश्विक निर्यात का 7%। पूरे विश्व में प्रत्येक 10 नौकरी में से एक के लिए जिम्मेदार है। दुनिया में अगर 10 में से 1 नौकरी किससे होती है? तो पर्यटक क्षेत्रों में होती है। नौकरियों का सृजन करता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, गरीबी और असमानता को कम किया जा सकता है। असमानता को कैसे कम किया जा सकता है? मान लीजिए एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जैसे दिल्ली है, दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र हो गया या प्रशासनिक क्षेत्र, आप हब कह सकते हैं इसको। दिल्ली NCR में तो उद्योग भी आ जाते हैं।
यहाँ से लोग निकलकर घूमने कहाँ जाते हैं? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर अलग अलग जो जगह है वहाँ पर जाते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जो राज्य हैं ये गंभीर रूप से औद्योगिकरण से नहीं हुए हैं, इनमें उद्योग धंधे उतने नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो वित्त व्यवस्था से कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ पर चला गया? इन राज्यों में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो खर्चा करेंगे घूमने फिरने खाने पीने पर। इससे क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, वित्त का प्रवाह उन क्षेत्रों में हो रहा है जहाँ पर उद्योग धंधे कम हैं। पर्यटन मुख्य आधार है। पर्यटन क्या करता है? वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। स्थिरता, जिम्मेदार पर्यटक प्रथाएं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं, सामुदायिक गौरव को बढ़ावा देती हैं, संसाधन संबंधी तनाव को भी कम करती हैं। सुशासन, एक समृद्ध पर्यटक क्षेत्र सरकार की स्थिरता बनाए रखने, शांति और कार्य क्षमता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अभी आपसे कोई पूछे कि यूक्रेन जाओगे आप घूमने के लिए, तो आप जाओगे क्या? आपसे अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान अभी आप जाओगे घूमने के लिए, तो हो सकता है आप बोले कि हाँ जाएंगे, लेकिन आपके मन में ये भी आशंका रहेगी कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। आपसे कोई पूछे कि सूडान जाओगे अभी घूमने, जो गृह युद्ध से प्रभावित है, आप नहीं जाएंगे। अभी कोई मणिपुर जाएगा घूमने, वहाँ पर भी अशांति है, तो नहीं जाएंगे। वैसे मणिपुर बहुत सुंदर राज्य है, अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। आप उसका जुड़े हुए अगर वीडियोज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना सुंदर है वो। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, वहाँ पर सुशासन का अभाव है, गवर्नेंस की कमी हो गई है, वहाँ पर अराजकता फैल गई है, जिसके कारण से पर्यटक जो हैं वो नहीं जाते हैं। पर्यटन करने लोग किस लिए जाते हैं? तो अपने शांति के लिए जाते हैं, वही इंजॉय करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पता चला जाके फंसी गए किसी चीज़ में, तो इसलिए क्या होता है, किस प्रकार की सरकार है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किस प्रकार का प्रशासन है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है पर्यटन के लिए। अगर सरकार अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, तो पर्यटन भी अच्छे होंगे। अगर ये गलत है तो पर्यटक नहीं आएंगे आपके यहाँ पर। जैसे श्रीलंका में याद कीजिए, जब अराजकता फैल गई थी तो पर्यटन उद्योग वहाँ का क्या हो गया था, बिल्कुल ही गिर गया था। अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। तो सुशासन का एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लैंगिक समानता, पर्यटन उद्योग महिलाओं को सशक्त बनाता है, स्थानीय समुदाय को शामिल करता है। भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित जनजातीय गृह प्रवास स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के तहत उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना, जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए इस चीज़ को शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, जिसमें जनजातीय लोग होम स्टे करवा सकते हैं। होम स्टे क्या होता है? होम स्टे होता है अपने घर का एक कमरा ले लीजिए, वो पर्यटकों के लिए रख दीजिए, उसको ऑनलाइन डाल दीजिए, उसको ऑनलाइन बुकिंग करके लोग आ जाएंगे, उसमें रहेंगे, आपको पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्या है? इसको होम स्टे कहा जाता है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था कि एक योजना लॉन्च की है, जिसमें जनजातियों को वित्तीय सहायता की जाएगी ताकि वो होम स्टे और पीजी वगैरह बना सकें अपने क्षेत्रों में। ओके, यह पहल सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, असमानता को कम करती है। इनइक्वालिटी जो होता है ना, असमानता, उसको कम करती है। अभी ही मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए अच्छे खासे कमाने वाले क्षेत्र से उन क्षेत्रों में गए जहाँ पर कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर रोज़गार उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जब पैसे खर्च करेंगे, कमाए, वहाँ पर अपने पैसे ले जाकर खर्चा करते हैं, तो क्या होता है? असमानता कम होती है। उन लोगों के पास पैसा पहुंचता है जिनके पास में नहीं होता। उसके बदले में आपको सर्विस मिल जाती है, अच्छा खाना मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाता है। महामारी सुवर्ण, दुनिया को महामारी से पर्यटक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और संघर्ष के बाद के क्षेत्र उपचार को बढ़ावा देने में सहायता की, जैसे कि रवांडा जैसे देश में देखा गया है। वर्ष 2021 में 11% वृद्धि के बाद 2022 से पहली 3 तिमाही में रवांडा की जीडीपी 8.4% बढ़ी है। ये एक हमारे पास केस स्टडी भी हो गया कि क्या है ये, इससे सुधारा जा सकता है। भारत का परिदृश्य क्या है? वैश्विक रैंकिंग, पर्यटन विश्व सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2024 में 39वें स्थान पर है भारत, जो कि अच्छी रैंकिंग है और अच्छा हमारे यहाँ रैंकिंग होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में विविधता के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध देश हैं हम। इसका मजबूत प्रदर्शन असाधारण प्राकृतिक, सांस्कृतिक और गैर अवकाश संसाधनों, ऐसे संसाधन जो अवकाश के दौरान यात्रा के अलावा व्यवसाय, शिक्षा, अन्य गतिविधियों के उपयोग किए जाते हैं, द्वारा संचालित होता है। एक ही साथ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान भी दिख जाएगा, जहाँ पर शीत मरुस्थल भी दिख जाएगा आपको, जहाँ पर आपको घने जंगल भी दिख जाएगा, जहाँ पर सभी धर्म दुनिया का जितने हैं उनसे जुड़े हुए जगह भी दिख जाएंगे, जहाँ पर समुद्र भी दिख जाएगा, बीच भी दिख जाएगा, आइलैंड भी दिख जाएगा और टाइगर्स भी दिख जाएंगे। तो ये क्या है? ये अद्भुत बनाता है हमें, इसीलिए हमारा 39 रैंक है, और भी अच्छा रैंक हमारा होना चाहिए। ओके,
आर्थिक योगदान। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद के अनुसार 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में भारत के यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 199.6 बिलियन है। बहुत ज़्यादा है ये, और भी होना चाहिए। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक होटल और पर्यटन उद्योग में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवास FDI जो है 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो FDI प्रवाह का 2.5% है। अगर 100 रुपये का FDI आता है तो उसमें से 2.5 रुपया कहाँ पर आता है, तो वो आता है आपका पर्यटक के क्षेत्र में। एक टॉपिक इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। क्या है वो, हमारी स्थिति क्या है। एक चीज़ इसमें छोड़ूंगा मैं, वो क्या है, पर्यटक क्षेत्रों को लेकर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। चुनौतियों में क्या क्या लिखेंगे आप कि भाई यातायात के संसाधन अभी भी सभी जगहों पर सुचालित बिल्कुल नहीं है अच्छे तरीके से, है ना। दूसरा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई सारे जगहों पर देखा जाता है विदेशी पर्यटकों के साथ बुरा व्यवहार भी होता है। पर्यटक स्थलों को अच्छे से डेवलप नहीं किया हमने, कनेक्ट नहीं किया हमने, तो ये कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। 2023 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की वृद्धि 250 करोड़ तक पहुंच गया। 2014 में 128 करोड़ से लगभग दोगुनी हो गई है। कई सारे योजनाएं हम चला रहे पर्यटन को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें चीन को लेकर भारत का जो व्यापार है उसको ज़रा हम लोग समझेंगे डिटेल में, और क्या क्या उसके पहलू हैं वो भी देखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इससे आसान भाषा और क्या हो सकता है। BPSC के लिए इसी प्रकार से पढ़ा जाएगा अब नए पैटर्न में। ओके, भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलन के उत्तरदायी कारक। देखिए, दरअसल में भारत और चीन का व्यापार असंतुलन है। असंतुलन का तात्पर्य क्या होता है, ये हो गया अपना इंडिया और ये हो गया चाइना। ठीक है, हम उसको 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो हमें 300 रुपये का सामान बेच देता है। तो 300 में से 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये का व्यापार घाटा हो गया हमारे लिए। व्यापार घाटा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी उनको 300 रुपये का सामान बेचना पड़ेगा। पहला ये रास्ता हो गया। या तो हम उसको बोलें कि आप अपना सामान कम कीजिए। कैसे कम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भारी भरकम टैक्स लगा दें। तो वो हमें 200 का सामान बेच रहा है, हमने उसको 100 का सामान बेचा, तो हमने क्या कर दिया, देखिए 200 में से आप 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये पर व्यापार घाटा को ले आए हम। दो कारक होते, दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है, हम उसको खूब सारा बेच दें, या जो दूसरा रास्ता क्या है, वो जो हमें बेच रहा है इस पर हम प्रतिबंध लगा दें या इसको हम हतोत्साहित कर दें, कमज़ोर कर दें। दो रास्ता होता है। अमेरिका ने अभी कौन सा रास्ता अपनाया है, दूसरा रास्ता अपनाया है। भारत ने भी चीन के साथ कौन सा रास्ता अपनाया है, दूसरा रास्ता अपनाया है। क्यों, क्योंकि चाइना वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग करता है ये। आपके हाथ में जो फ़ोन होगा वो भी ऊपर से हो सकता है मेड इन इंडिया हो। जैसे आईफोन का असेंबली भारत में शुरू हुआ है, असेंबल किया जाता है उसको, असेंबली लाइन को शुरू किया हमने। उसके पार्ट्स अलग अलग चाइना से बन के आते हैं, वियतनाम से बन के आते हैं, अलग अलग देशों से दुनिया भर बन के आते हैं। जैसे डेल का लैपटॉप अगर आपने खोला होगा तो उसका बैटरी पर देखिए मेड इन चाइना लिखा होगा, है ना, या उसके प्रोसेसर पर लिखा होगा या रैम पर लिखा होगा। कोई भी आप इक्विपमेंट खोलेंगे ना तो उसमें इस तरह की चीज़ आपको दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो, लीडर है, बनाया है खुद को उसने इस तरह का कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती मैन्युफैक्चरिंग में। आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप कई सारे तरह के ड्यूटी लगा सकते हैं, जिसके कारण से वहाँ से आने वाले सामान का दाम हमारे यहाँ पर बढ़ जाए। और दाम जैसे ही बढ़ता है तो लोग सारा राष्ट्रवाद भूल जाते हैं दाम के आगे। सस्ता मिल रहा होगा उनको तो चीन से ही मिल रहा होगा तो लोग ले लेंगे, और अगर महंगा मिल रहा होगा तो फिर वो नहीं लेंगे। तो यही रास्ता हमने अपनाया है। अब आप समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है। यहाँ पर भारत ने कई सारे तरह की चीज़ों को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह अप्लाई किया। अब इसके बदले में चाइना क्या कर रहा, क्या वो चुपचाप बैठा हुआ, नहीं, उसके हाथ में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्या है, सोलर इक्विपमेंट को लेकर दुनिया भर में जो सप्लाई होता है ना, इसके कई सारे रेयर अर्थ मेटल वगैरह उसी के हाथों में है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी उत्पादित होते दुनिया भर में, उसकी कई सारे मूलभूत चीज़ें चीन में ही उत्पादित होती है। तो भारत के लिए जो सोलर इक्विपमेंट वगैरह आते थे उस पर उसने धीरे धीरे करके इंपोर्ट ड्यूटी और अलग अलग चीज़ों को लगाना शुरू कर दिया, जिसके कारण से भारत के लिए वो थोड़ा सा महंगा हो गया वहाँ से ख़रीदना। क्या ख़रीदना, तो सोलर इक्विपमेंट। उसके अलावा भारत दुनिया का फार्मास्यूटिकल कहलाता है। दवाई हम सबसे ज़्यादा दुनिया में उत्पादित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा। दवाई हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन दवाई के लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाते हैं भाई, चीन से लाते हैं। दुनिया में दवाई को लेकर फार्मास्यूटिकल उद्योग का जो रॉ मटेरियल होता है
केमिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर चीन में उत्पादित होते हैं और वहीं से हम लाते हैं। यानी कि हमारा जो दवाई को लेकर दुनिया भर में बोलबाला है वो भी डायरेक्टली किस पर निर्भर है, तो चीन पर निर्भर है। अगर उसने सप्लाई रोक दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से आप एक बार में तो चीन से अपने व्यापार को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। आप पहले मजबूत तो बनिए, तब तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हाँ, उसको लेकर कदम ज़रूर उठाया भारत सरकार ने। अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, टॉपिक की समझ हो गई, अब आप बात बना सकते हैं, खुद से भी पॉइंट लिख सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व, ये मैंने समझा ही दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अलग अलग चीज़ों को लेकर ये वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड लीडर का तात्पर्य होता है कि इससे सस्ता कोई उत्पादन कर ही नहीं सकता है। चीनी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता, भारत चीनी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर है, जहां यह चीन से उल्लेखित मात्रा में कच्चे माल और तैयार उत्पादों का आयात करता है। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे मद शामिल हैं। भारत की एक मोबाइल कंपनी थी माइक्रोमैक्स 2014 में उसने रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में 35,000 से ज़्यादा यूनिट बेचने का, मतलब कि अलग अलग सामान बेचने का। और 2024 में नॉट अ सिंगल यूनिट, एक फ़ोन उसका नहीं बिक रहा है। याद कीजिए, एक समय होगा जब आपके भी हाथ में माइक्रोमैक्स का फ़ोन होगा, वो भारतीय कंपनी थी। लेकिन समय के साथ 4G फ़ोन जब आए या नए हार्डवेयर जब मार्केट में आने लग गए तो पिछड़ गया, वो इनोवेशन पर नहीं आया और सस्ते फ़ोन चीन से आने लग गए, जिसके पश्चात वो गायब भी हो गया मार्केट से। अब आज आपके हाथ में माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, एक समय में रहा होगा क्योंकि शानदार फ़ोन बनाता था उस समय, वो सस्ता भी होता था। नॉन टैरिफ बाधाएं, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए नॉन टैरिफ बाधाएं मौजूद हैं, जिनसे जटिल नियामक आवश्यकताएं, बौद्धिक संपदा अधिकार उल्लंघन, व्यापार सौदों में पारदर्शिता कमी आदि शामिल होती है। ये बाधाएं भारतीय व्यवसाय के लिए चीनी बाजार तक पहुंच और चीनी फार्मा के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन बना सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक, भारत की अपर्याप्त अवसंरचना लॉजिस्टिक सुविधाओं के परिणाम स्वरूप निर्यातकों के लिए उच्च लेन देन लागत की स्थिति बनती है, जिससे भारतीय वस्तुएं चीनी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। मुद्रा विनिमय दर, भारतीय रुपया और चीनी युआन के बीच विनिमय दर भी व्यापार असंतुलन में एक भूमिका निभाती है। भारतीय रुपया चीनी युआन की तुलना में कमज़ोर हो रहा है, जो चीनी खरीदारों के लिए भारतीय निर्यात को अधिक महंगा और भारतीय खरीदार के लिए चीनी आयात को अधिक सस्ता बनाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा व्यापार घाटा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दोनों देश के व्यापार और संतुलन को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। भारत चीन का व्यापारिक संबंध वर्तमान में क्या है, पहले मैंने आपको कारण बताया कि क्या क्या हमारे कारण हैं जिसके कारण से व्यापार घाटा बढ़ता है। जितने मैंने आपको कारण बताए हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट बताए हैं, पाँचों को ध्यान रखिएगा। अब संबंध हमारे क्या है वर्तमान में, देखिए क्या है। चीन में मंदी, आपूर्ति व्यवधान के बावजूद भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी कमी नहीं आई। वस्तुतः मात्रा की दृष्टि से वर्ष 21-22 से चीन से भारत का आयात कोविड पूर्व स्तर से व्यापक रूप से अधिक ही हो रहा है। कोरोना में हमने 2020 में बोला आत्मनिर्भर भारत, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा और आयात बढ़ ही गया, चीन से कम होने की जगह और बढ़ ही गया। 2021-22 से भारत का आयात में चीन की हिस्सेदारी 16.53 से 15.43 के उच्च स्तर तक पहुंच गई, जबकि इन्हीं वित्त वर्ष में क्रमशः 6.60% और 7.31% की आयात हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य रहा है। कुल गैर तेल मामले के आयात में चीन का प्रभुत्व स्पष्ट है, जहां गैर तेल आयात के लिए भारत की चीन पर निर्भरता 25%। हर चौथा उत्पाद, हर 4 में से 1 उत्पाद भारत के लिए चीन से आते हैं। कैसे आप उस देश से मुकाबला करेंगे? सैन्य दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे करेंगे? आपकी तो पूरी अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा ही उस पर निर्भर है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने बिल्ड करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी को। आपको किसी से मुकाबला करना है तो पहले अपना कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ता है ना, तभी ना जाके मुकाबला करेंगे। आयातित वस्तुएं, भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स व अन्य जैविक रसायन, प्लास्टिक वस्तुओं का आयात करता है। आपके हाथ में MI का फ़ोन होगा, वीवो का फ़ोन होगा, ओप्पो का फ़ोन होगा, गोरा बनाने वाला जो फ़ोन होता है, जो गोरा बना देता है आपको, वो सारे चीन से ही तो हैं, सारी चीनी कंपनियां हैं। भारत में उनके ऑफिस न खुल गए, असेंबली ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने असेंबली लाइन खोल लेंगे, वो असेंबल करेंगे यहाँ पर, लेकिन है तो वहीं की कंपनियां। चीन से भारत के आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी 70% से भी अधिक है। आईफोन भी होगा तो उसके भी पार्ट चीन में ही बनते हैं।
चीन को भारत का निर्यात। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में चीन को भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021 में चीन को भारत का निर्यात 21.2 बिलियन डॉलर का रहा, जो 19-20 में 16.7 बिलियन डॉलर का था। तो ये भी सही है। निर्यातित वस्तुएं। भारत द्वारा चीन को निर्यात की जाने प्रमुख वस्तुओं में कार्बनिक रसायन, सूती धागे, तांबा व अयस्क शामिल हैं। रॉ मटेरियल बहुत सारे हैं। हालांकि चीन को भारत का निर्यात अभी भी चीन से इसके आयात की तुलना में पर्याप्त कम है, जिससे व्यापार घाटा बनता है। द्विपक्षीय व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, हमारा 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और ये लगातार बढ़ ही रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पोस्ट कोविड काल में भारत के कुल माल व्यापार घाटे का 38 से 40% था, पहले कोविड से पहले, जो वर्तमान में और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको व्यापार घाटा भी ध्यान में रखना है। चीन के साथ व्यापार घाटा क्यों है, कारण भी ध्यान में रखना है। और हाल फिलहाल के चीज़ें तो मैंने आपको समझाया ही। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या अगला है कि उज्बेकिस्तान और इंडिया जो है, इन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया है, जिसको क्या कहा जाता है, BIT। तो हाल ही में भारत ने किस सेंट्रल एशियाई देश के साथ में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ में साइन किया है। उज्बेकिस्तान ताशकंद में इस चीज़ को साइन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। द BIT बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान वॉज साइंड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनके द्वारा साइन किया गया है। जिसमें क्या होगा, तो भारत और उज्बेकिस्तान एक दूसरे देश के आर्थिक व्यवस्था में इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्या करेंगे, उद्योग धंधे और संबंधों को और भी ज़्यादा गहरा करेंगे। उज्बेकिस्तान के साथ में दरअसल हमारे लक्ष्य कुछ और हैं। ये तो छोटी छोटी चीज़ें दिखावा के लिए है। दरअसल उज्बेकिस्तान दुनिया में यूरेनियम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा समृद्ध देश है। यूरेनियम का बैंक भी इन्होंने खोला था। तो यूरेनियम के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध देश उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान जो है, यहाँ से हम दरअसल में लाना चाहते हैं भारी मात्रा में यूरेनियम। वर्तमान हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से लाते हैं। किसके लिए लाते हैं भाई? बम बनाने के लिए? नहीं। हम किसके लिए लाते हैं? पावर जनरेशन को लेकर। हमें एनर्जी चाहिए। बम का उपयोग थोड़ी ना होता है। यूरेनियम बम का क्या करेंगे उपयोग करके? कोई नहीं करता। अब वो समय गया जब इन सब हथियारों का उपयोग होना था। तो पावर जनरेशन के लिए हम लोग लाते हैं, बिजली उत्पादन करेंगे हम इससे, और उससे अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो उज्बेकिस्तान के पास में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो उज्बेकिस्तान का ज़रा मैप देखते, बाकी इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया भारत और उज्बेकिस्तान ने। आने वाले समय में हम लोग उज्बेकिस्तान के और भारत के रिलेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, जब GS1 IR के लिए मैं आपको लेक्चर कराऊंगा तब। ओके, देखिए क्या है उज्बेकिस्तान का मैप। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इन ताशकंद। ये 27 तारीख का ही न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। ये उज्बेकिस्तान है, बड़ा ही खूबसूरत सा देश है, सेंट्रल एशिया का स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पर अरल सी था, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में था, जिसके बारे में UPSC ने 2018 में सवाल पूछा कि कौन सा एक सागर था जो सूख गया है। बिल्कुल ही सूख गया ये, क्योंकि इसमें आने वाली जो नदियाँ थी, उन नदियों पर इन देशों ने बांध बना दिए, जिससे ये पूरा सागर ही सूख गया। कभी बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था, अब वहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही तब्दील हो गया, वहाँ का पूरा परिस्थिति तंत्र ही तब्दील हो गया है। देखिए अब ज़रा इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। ये कजाकिस्तान हो गया, ये ताशकंद इसका कैपिटल है। कजाकिस्तान से इसकी कैपिटल सीमा लगती है। यहाँ पर आपको किर्गिज़ गणराज्य दिखेगा, किर्गिस्तान दिखेगा। ये तजाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और तुर्कमेनिस्तान के साथ में इसकी सीमा लगती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से सीमा इसकी डायरेक्टली नहीं लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान का मैप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कौन कौन से देश से सीमा लगती है मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से हैं। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जिसको कहा जाता है, किर्गिज़ गणराज्य कहते हैं, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान से लगती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे देगा एग्ज़ाम में कि उज्बेकिस्तान हाल ही में चर्चा में था, ये किन किन देशों से बाउंड्री साझा करता है, तो वहाँ पर आपको इसमें से टिक करना पड़ेगा कौन कौन से देश हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अरल सागर के बारे में फैक्ट ध्यान में रहेगा आपको, UPSC का क्वेश्चन है वो, सेम वही पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा निम्न में से सागर है जो बिल्कुल ही सूख गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है ना, तो वो अरल सागर है, जो मानवीय कारणों से सूख गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, मानवीय कारण क्यों? क्योंकि इससे आने वाली नदियों पर हमने बांध बना दिए, इसलिए सूख गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आज का कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन? तो शिगेरू इशिबा इनका नाम है, ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर। अभी जो फूमियो किशिदा है
कुसीदा नाम है ना शायद उनका, वो हटेंगे और उसकी जगह पर ये बनेंगे। तो ये छोटा सा पीटी फैक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट एक एक्ट्रेस हैं बहुत ही फेमस, उनकी डेथ हो गई, ब्रिटिश मूल की है। उनका बस नाम देख लीजिए, फिर वीडियो का एंड करेंगे हम लोग। देखिए इनको शायद कहीं पर आपने देखा होगा, अगर हैरी पॉटर मूवी देखा होगा तो प्रोफेसर हैं, ये बहुत ही फेमस रही है, ज़रूर देखा होगा। डेम मैगी स्मिथ हैं, ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री थी और इनका डेथ हो गया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में डेम मैगी स्मिथ जो हैं जिनका डेथ हो गया, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, तो ये एक्ट्रेस थी, बहुत ही फेमस थी, ब्रिटिश मूल की थी। और हैरी पॉटर सीरीज़ आपने देखा है, क्या अद्भुत है मूवी तो हैरी पॉटर की सारी। वो सीरीज़ में इन्होंने प्रोफेसर का रोल किया था जो काफ़ी फेमस हुआ था। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।